लगाता हूँ, बाकी उसके साथ लगाते हैं। 3 क्वेश्चंस पहले पेज के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक ही केस को डिस्कस किया हुआ है। ये एक केस के। अब देखिए, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर। व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेप। देखिए, इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम रेंज जो होती है, इस क्वेश्चन के अंदर जो बात समझाने की है, तो पहले मैं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक दो लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है बेटा, इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल किया हुआ है कि मैक्सिमम रेंज। बेटा, मैक्सिमम रेंज का मकसद है ज्यादा से ज्यादा रेंज, और मैक्सिमम रेंज और मिनिमम वेलोसिटी कहा जाता है बेटा। मैक्सिमम रेंज और मिनिमम वेलोसिटी ये एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल के बारे में कहा जाए कि ये प्रोजेक्टाइल मिनिमम वेलोसिटी से इतना दूर जाता है, तो उसका मतलब भी वही है। या ये कहा जाए कि ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज इतनी तय करता है, तो बात सेम है। और वो बात कौन सी है? तो देयरफॉर थीटा आपको ले लेनी है 45 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम रेंज भी 45 डिग्री पे आती है। और जब 45 डिग्री पे रेंज होती है ना, उस वक्त प्रोजेक्टाइल की वो वेलोसिटी मिनिमम कहलाती है, क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किसी और एंगल से वो रेंज तय कर सकता है, लेकिन कम से कम वेलोसिटी से ज्यादा जो रेंज। तो यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, मैक्सिमम रेंज जो इस्तेमाल किया गया है, इस वर्ड को आपने समझना है। और इस वर्ड का मकसद होता है कि थीटा 45 है। तो अब आप इसके अंदर सॉल्यूशन इसका करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपन जी होती है। या आप यहाँ से कर सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज इंटू जी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज। रेंज कितनी है? 16 किलोमीटर, 6 10 पावर 3 इंटू जो है वो आपके पास है जी। जी है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर 4। तो आप कर सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 16 10 पावर 4। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वी नॉट हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 2 इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो बात आपको बतानी थी, जो समझानी थी, कि जब टर्म इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज या मिनिमम वेलोसिटी, तो उसके अंदर आपने थीटा अगर ना भी दी हुई हो तो आपने 45 ले लेनी है। उसके बाद है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली। बेटा, ये केस जो है पहले तय करना है कि ये केस कौन सा है। अब देखिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप इस तरह से करोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया कि एक प्लेन है जो इस तरह से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और प्लेन की स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर है। मीन्स वेलोसिटी ऑफ द प्लेन जो है वो 600 किलोमीटर 10 पावर 3 पर आवर, 3.6 10 पावर 3। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी को अपने मीटर पर सेकंड में लेना है। और हाइट ऑफ 1960, और ये एरोप्लेन किस हाइट पे? एरोप्लेन की हाइट है H1 इज इक्वल टू 1960 मीटर है। ठीक है, when it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released on it. The bomb strikes the ground at the point B, the distance AB.
देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझानी है कि ये जो यहाँ से बॉम्ब गिराया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब एरोप्लेन से बॉम्ब गिरेगा ना, तो इनर्शिया कहती है जिस स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है उसी स्पीड से बॉम्ब भी जा रहा होगा। एक बात याद रखिएगा कि जो एरोप्लेन बॉम्ब गिराता है वो टारगेट के ऊपर आने से पहले वो गिराता है। अगर टारगेट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर जहाज आपके ऊपर आ गया और आपके ऊपर बम नहीं गिरा, तो आप यकीन माने वो मूव करता हुआ जहाज आपको कभी भी हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टारगेट के ऊपर आके वो बम गिराएगा ना तो वो आगे गिरेगा। ठीक है, कैसे? देखिए ये टारगेट, ये बॉम्ब इस तरह से, सॉरी जहाज जा रहा है एरोप्लेन, इसमें से बॉम्ब की स्पीड भी वही होगी जो एरोप्लेन की होगी। जब ये इसको ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब इस तरह से आके लाइक अ प्रोजेक्टाइल गिरेगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये इसकी रेंज होगी। तो ये केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। जैसे कोई भी हाइट है, वहां से कोई चीज थ्रो करते हैं, वो इस तरह से आके गिरती है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, तो ये इसकी हो जाएगी रेंज। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं पॉइंट्स की सूरत में लिखता हूं, ध्यान से तवज्जो से। ठीक है, पहली पॉइंट कौन सी होती है कि इफ एयर रेजिस्टेंस, if air resistance is not present, then अब देखें जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, सपोज करें एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते, तो अगर जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन जा रहा है उसी वेलोसिटी से बॉम्ब भी आगे जाएगा। और जब ये बॉम्ब गिरेगा ना यहाँ पे, जब ये बॉम्ब इस जगह पे गिरेगा तो एरोप्लेन एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा, क्योंकि एरोप्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है और बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है। इसलिए हमें लगता है कि जब एरोप्लेन हमारे ऊपर होता है तो बॉम्ब जो है वो गिरता है। इसलिए लगता है कि एरोप्लेन बॉम्ब पहले गिरा चुका है। एरोप्लेन और बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, इसलिए जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन आ रहा है उसी से बॉम्ब आ रहा है। जब वो बॉम्ब आके जमीन पे गिरता है तो एरोप्लेन एग्जैक्टली उसके ऊपर हमें नजर आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस तय किया। तो ये पॉइंट होगी। देन इक्वल जो है वो डिस्टेंस तय करेंगे। तो जिस टाइम पे बॉम्ब फॉल करेगा जिस पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जो है वो उसी के ऊपर आपको नजर आएगा। इसकी दूसरी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, देन एरोप्लेन, ठीक है, देन एरोप्लेन will move ahead, एयरप्लेन आगे चला जाएगा क्योंकि उसके स्पीड से जाएगा, लेकिन बॉम्ब रेजिस्टेंस की वजह से स्लो डाउन होगा। और बॉम्ब जो होगा जब गिरेगा तो एरोप्लेन उस पोजीशन से पहले गुजर चुका होगा, एरोप्लेन के गुजरने के बाद बॉम्ब गिरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
कि एयर रेजिस्टेंस अगर मौजूद है तो एरोप्लेन हमारे ऊपर से पहले गुजर जाएगा और बम बाद में गिरेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते, और एयर रेजिस्टेंस कब कंसीडर नहीं करते, जब साइज ऑफ द बॉम्ब स्मॉल होती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एरिया पे। इसलिए अगर बॉम्ब की सरफेस एरिया ज्यादा है तो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, बाकी एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। टॉपिक है आपके जो है वो फेडरल के अंदर, सॉरी पंजाब के अंदर मिसाइल्स के ऊपर जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर ये एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर ये चीजें कही हुई है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि अगर एरोप्लेन से बॉम्ब गिरता है तो वो प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते तो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन तय करेगा उतना बॉम्ब करेगा। इसलिए जब बॉम्ब जमीन पे गिरेगा उस वक्त एरोप्लेन एग्जैक्टली उसके ऊपर हमें महसूस होगा और हमें ऐसा लगेगा कि उसने डायरेक्ट बॉम्ब गिराया। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो एरोप्लेन के अंदर तो इंजन होता है, लेकिन बॉम्ब जो होता है वो बगैर इंजन के मूव कर रहा होता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है वो एयर रेजिस्टेंस से बैडली अफेक्ट होता है। एयर रेजिस्टेंस दोनों कंपोनेंट्स पे असरअंदाज होती है, और यहाँ पे बॉम्ब के किस्से में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसको भी कम करती है, और नतीजा ये निकलता है कि एरोप्लेन पहले गुजर जाता है, बॉम्ब उसके बाद आके गिरता है। ठीक है, तो ये इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब केस आपको पता है, पॉइंट ए और बी के दरमियान जो आप अब निकाल सकते हैं। रेंज का फार्मूला होता है वी नॉट अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी आपके पास दी गई है 600 किलोमीटर पर आवर है, और हाइट आपको दी गई है, हाइट है 1960 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे नहीं होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहा गया है। A ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of 4 meter per second. It hits the ground after 4 seconds. Which statement given below is true? अब पहले क्वेश्चन को समझें कि केस कौन सा है प्रोजेक्टाइल का। देखें इसके अंदर कहा गया एक टेबल है, इस तरह से सपोज करें ये आपके पास टेबल है और इस टेबल से एक बाल आ रहा है, और इस बाल की वेलोसिटी भी दी गई है, कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये बाल जैसे ही एज पे आएगा तो ये इस तरह से गिरेगा और ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। और ये कौन सा केस बनेगा, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बॉम्ब वाला केस बनेगा। ठीक है, अब ये यहां से लेकर यहां तक जो आता है इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, टाइम है 0.4 सेकंड। ठीक है, 0.4 सेकंड है। अब आपको इसमें से बताना है, इट हिट्स द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मकसद क्या होता है, रेंज 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। मींस फर्स्ट आप जो ऑप्शन ए है उसकी कैलकुलेशन करें। आप पहले निकाल ले बेटा, रेंज निकाल ले। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी वी नॉट इंटू टी। आप इसको इस तरह भी रेंज से कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है ना, तो आपने किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 0.4। ठीक है, तो ये आपके पास होगा 1.6 मीटर। इसका मकसद है कि इसकी रेंज 1.6 मीटर है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये ए आपका सही है। ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 1.6 मैंने फार्मूले से निकाल लिए।
the speed with which it hits the ground is 4 मीटर पर सेकंड। क्या कहा गया है कि वो स्पीड जिस स्पीड से वो हिट करता है, देखिए इसके अंदर दो स्पीड्स होती है, एक वी नॉट सॉरी वी एक्स होगा, एक होगा वी एक्स और दूसरी होगी वी वाई, और ये हो जाएगी स्पीड v। तो ये जो इसकी फाइनल स्पीड होती है ये हो जाती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालें। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगी वी वाई स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन ए। लेकिन आपको पता है कि वी एक्स तो चेंज होती नहीं है, वी एक्स तो हर जगह पे वही होती है, तो ये हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे एक लॉजिकल बात है कि 4 मीटर पर सेकंड तो होगी नहीं, क्योंकि खाली वी एक्स 4 है, लेकिन फाइनल के अंदर वी वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, ये हमने किया है फार्मूला बेटा इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वी वाई 0 होती है इनिशियल, इज इक्वल टू -10 इंटू 0.4, तो ये भी कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी -4 मीटर पर सेकंड। दोनों कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, अंडर रेडिकल 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 अंडर रेडिकल 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 4 अंडर रेडिकल 2, और इसने कितनी दी है, इसने सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड दी है। मकसद ये ऑप्शन गलत है। हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8 मीटर। आप हाइट भी निकाल ले, ठीक है, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके बारे में। ये ऑप्शन ए की कैलकुलेशन है, ऑप्शन ए की कैलकुलेशन है, ऑप्शन बी की कैलकुलेशन है, ऑप्शन सी की कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूं ताकि ये टोटली आपको माइंड में आ जाए। अब देखें इसके अंदर सी ऑप्शन है हाइट ऑफ द टेबल। हाइट ऑफ द टेबल निकालने कोई मसला ही नहीं है। हाइट के लिए आप फार्मूला कौन सा, जब आपको रेंज भी पता है, आपको वेलोसिटी भी पता है, आपको टाइम भी पता है, तो आप रेंज निकाल सकते हैं, कोई भी सॉरी हाइट निकाल सकते हैं। टाइम से अंडर रेडिकल 2h अपन जी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2h अपन जी, तो h हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपन 2। तो हाइट निकाल ले, हाइट हो जाएगी टी स्क्वायर 0.16 इंटू 10 अपन होगा 2 इज इक्वल टू 1.6 अपन 2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। सही बात है, ठीक है, कि कितनी आ गई 0.8 मीटर। इसका मकसद है ये बात भी सही है इसकी, ये ऑप्शन भी इसका सही है। ठीक है, अब करता हूं मैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की कैलकुलेशन कैसे होगी, ऑप्शन डी के अंदर इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि अगर इस तरह से हम करते हैं तो क्या कहा गया है कि इसकी एंगल 60 डिग्री है। अब ये जब इस तरह से थ्रो करता है तो इसकी एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कैसे निकालोगे, ये देखिए बेटा इसके अंदर आप ये बनाओगे एक ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट के बराबर है, और बेस किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन रेंज। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास, हमने निकाली है 0.8 है, और रेंज, रेंज कितनी है, रेंज है 1.6। अब अगर इससे निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी की कैलकुलेशन में। अब ऊपर लिखता हूं
क्योंकि यहाँ पे तो पूरी होगी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.8 अपान 1, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 जो होता है मेरे ख्याल में ये 60 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, मीन्स थीटा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। फिर भी चेक कर लीजिएगा कि 60 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, इसका मकसद है ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? थ्रो की गई है इस तरह से, ये इस तरह से। तो आपको पता है इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी के अंदर कंपोनेंट ही एक होता है, और वो किसके बराबर होता है? वी नॉट एक्स, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर वी नॉट वाई जो होती है वो 0 है। अब देखिए इसके अंदर डिस्टेंस जो रेंज दी गई है, रेंज इज इक्वल टू 10 मीटर दी गई है। द इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है कि वी नॉट कितनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी हाइट भी दी गई है, हाइट दी गई है 5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पता है कि रेंज इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रेडिकल 2h अपान जी, तो वी नॉट हो जाएगा रेंज अंडर रेडिकल जी अपान 2h, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। The range of a particle when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at the 45 degree? देखिए बेटा इसके अंदर दो कंडीशंस दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है, और किस एंगल पे थ्रो किया जाता है? 15 डिग्री पे थ्रो किया जाता है। तो उसकी रेंज कौन सी होती है? उसकी रेंज R1 है 1.5 किलोमीटर, मीन्स थीटा 1 15 डिग्री और रेंज 1 इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर है। उसी प्रोजेक्टाइल को व्हाट इज द रेंज व्हेन लॉन्च्ड, देखिए सेम प्रोजेक्टाइल है, इसका मकसद है कि पूछा गया है कि थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री करते हैं तो उसकी रेंज R2 क्या होगी। अब वेलोसिटी सेम है, ये बहुत ही की पॉइंट है इसके अंदर, जब कुछ भी नहीं कहा गया सेम प्रोजेक्टाइल है मींस वेलोसिटी सेम है। जब वेलोसिटी सेम है तो ये आएगा किस्सा इसका होगा रेंज 1 अपॉन रेंज 2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ओवर जी में कैंसल, वी में कैंसल, रेंज 1 अपॉन रेंज 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा मींस साइन 30 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 15 30 अपॉन साइन 2 इंटू 45 साइन 90। तो ये हो जाएगा आपके पास रेंज 1 अपॉन रेंज 2, तो ये रेंज 2 हो जाएगी इज इक्वल टू R1 इंटू साइन 91 के बराबर है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपान हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? अब देखिए साइन 31 अपॉन 2 है, तो रेंज 2 जो होगी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेंज हो जाएगी, डबल हो जाएगी रेंज। 15 के मुकाबले में 45 के ऊपर रेंज कौन सी होगी? 45 होगी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल 45 पे थ्रो करते हैं तो किस एंगल पे रेंज हाफ हो जाएगी? रेंज हाफ हो जाएगी 15 के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ आर है, तो ये
ट्वाइस इंटू 1.45 कर दे, रेंज 2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, जो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आ जाए आगे। कितने हुए? 5 हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। 5 क्वेश्चन हुए, अब आगे करते। अब देखिए, इसके अंदर मैं 2-3 लगाता हूँ, फिर देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं इसके अंदर। अब देखिए, हाँ, ये तो चीज ना मुझसे लोगों। अब देखिए बेटा, अब इसके अंदर जो है वो 6 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इसको 6 को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है। A cricketer hits a ball with a velocity of 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. Above means first case. How far above the ground it passes over a fielder? 50 meter from the bat. Assume the ball is struck very close to the ground. ठीक है, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि एक बैट्समैन है, उसने बाल को हिट किया है और ये बाल इस तरह से जाके गुजरता है और ये जाके बाल इस तरह से गुजरता है। अब ये तो हुआ बैट्समैन और यहाँ पे एक फील्डर खड़ा है। ठीक है, अब ये फील्डर जो है ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? ये इस बैट्समैन से 50 मीटर डिस्टेंस से दूर खड़ा है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि अगर इसने जो हिट किया है वो 60 डिग्री पे हिट किया है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड है। तो इस फील्डर के ऊपर से जब बाल गुजरेगा तो ये हाइट कितनी? ये मैक्सिमम हाइट नहीं है बेटा, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है कि आप h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। ये फील्डर के ऊपर, जब फील्डर के ऊपर से बाल गुजरा है तो उसकी हाइट क्या है? ठीक है, तो ये उस वक्त की हाइट है जब फील्डर के ऊपर से बाल गुजरता है। अब हमने करना है, अब ये केस मैंने आपको कहा था कि जैसे आपके सिंध के अंदर एक टेनिस बॉल वाला कहा गया है, तो उसमें मैंने कहा था कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये कहा जाए कि एक फिलहाल चीज वहां उतने डिस्टेंस पे कोई चीज हम इस तरह से थ्रो करते हैं और वहां तक जाके पहुंचते, उस वक्त की हाइट कौन सी होती है? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर टाइम पहले फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली जो बात फाइंड करनी है वो टाइम फाइंड करना है। तो पहले आप Vx निकाल ले और Vy निकाल ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास V नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो ये V नॉट एक्स हो जाएगा 25 इंटू कॉस 60 1/12.5 मीटर पर सेकंड होगा। वी वाई निकाल ले, वी नॉट वाई इज इक्वल टू 25/60 अंडर रेडिकल 3/2 12.5 अंडर रेडिकल 3, ये हो जाएगा वी वाई। अब आप यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम निकालें कि कितने टाइम के अंदर ये पहुंचा है। ठीक है, और टाइम के फार्मूला ये हो जाएगा कि t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट एक्स। एक्स 50 है और वी नॉट एक्स है 12.5, तो यहां से आपको मिल जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम आप निकालने के बाद आप करोगे हाइट, हाइट इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप ये करोगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, पहले आपने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब इसके बाद है a stone is thrown projected from the ground with velocity of 20 meter per second. 2 seconds later it just clears a wall 5 meter high.
द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज, ठीक है, इसके अंदर कहा गया प्रोजेक्टेड फ्रॉम द विद वेलोसिटी ऑफ 22 सेकंड्स लेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया है कि इस तरह से कोई चीज थ्रो की गई है। क्या किया गया है? कोई भी चीज थ्रो की गई है, इस तरह से वो चीज जाती है और 2 सेकंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड्स कहा गया है, 2 सेकंड के बाद, टाइम कितना है? 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी है? वो कितनी हाइट क्लियर करता है? 5 मीटर उसकी हाइट है। 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट 5 मीटर है। मैक्सिमम नहीं कही गई, कहा 2 सेकंड के बाद 5 मीटर है। और वेलोसिटी कौन सी है? इसकी वेलोसिटी है v नॉट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके अंदर एंगल बतानी है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बतानी है कि थीटा कितनी, किस एंगल से इसको थ्रो किया गया है, ठीक है। अब इसमें आपने ये बताना है कि एंगल थीटा कितनी है, ठीक है। एंगल का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप कर सकते हैं v नॉट वाई हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जिससे हमें ये पता लगे कि इसकी एंगल कौन सी है, किस एंगल के ऊपर इसको थ्रो किया गया है, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू v नॉट एक्स, रेंज इज इक्वल टू आप कर सकते हैं v नॉट एक्स इंटू टी, तो v नॉट एक्स निकल सकता है, v नॉट एक्स जो होगा v नॉट कॉस थीटा निकल आएगा एंगल। अब देखिए बेटा, इसका मकसद है, इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस नहीं दिया, हाइट दी गई है, ठीक है। हाइट जो है वो 5 मीटर के बाद जो है वो 2 सेकंड के बाद हाइट इसकी है 5 मीटर, ठीक है। अब एक तो फार्मूला ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस फार्मूले से जो है वो थोड़ी एंगल जो होगी वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला तो ये हो सकता है कि हाइट इज इक्वल टू v नॉट वाई इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो सकती है, इसकी कोई मसला नहीं है। अब यहीं से निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, ठीक है। अब हाइट कितनी है? हाइट है 5 मीटर, इज इक्वल टू v नॉट वाई मीन्स v नॉट साइन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप देखिए इज इक्वल टू 5 v नॉट 25 इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू, सॉरी 2 होगा, 2 मैंने नहीं लगाया, इंटू हो जाएगा 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालते हैं ताकि आंसर देखें आता है या नहीं आता, नहीं तो फिर दूसरे फार्मूले से ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 साइन थीटा माइनस 1/2, 2 माइनस हो जाएगा 20, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 20 है, प्लस 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 साइन थीटा, ठीक है। 5 प्लस 20 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 25/50 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और थीटा हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगी 30 डिग्री, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूं, जब कोई भी आपको एक मैक्सिमम हाइट का नहीं कहा गया, किसी भी जगह की हाइट का है, तो अब ये फार्मूला इस्तेमाल कर ले, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन आप किससे फाइंड कर सकते हैं? फ्री फॉल है, फ्री फॉल के लिए इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खामोगा इधर उधर घुमा के आप करोगे, डायरेक्ट आप इक्वेशन इस्तेमाल करें फ्री फॉल की, आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये उस पे होगा। 8 और 9 यहाँ पे नहीं होंगे, पूरे 8 और 9 में आगे करता हूँ। ठीक है, 8 और 9 क्वेश्चन में आगे करता हूँ बेटा। 8 और 9 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ। 10 भी है बेटा। ठीक है, 8 और 9 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर जो है वो 10 को देखते हैं। 8, 9 और 10। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के अंदर क्या कहा गया है? 8 के अंदर कहा गया है a projectile thrown with a speed v at an angle theta has a range r on the surface of the earth। अर्थ के ऊपर कहा गया है for same v है, velocity same है, and theta its range on the surface of the moon। अब क्या होगा कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी रेंज ऑन द अर्थ आर है और ग्रेविटी ऑन द अर्थ है जी। वैसे लॉजिकल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, पता है आपको, क्योंकि v दोनों कंडीशन में सेम है, वेलोसिटी सेम है, और g क्या हो जाती है? g मून के ऊपर 6 टाइम्स कम हो जाती है, तो रेंज 6 बार बढ़ जाएगी। 6r ही होगा आंसर, 6r है, लॉजिक से आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये होता है कि रेंज इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। इसमें कहा गया है सेम थीटा सेम v, मीन्स ये थीटा भी सेम v भी सेम, तो इसका मकसद है रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट चीजें कही गई है। तो आपको पता है जी ऑन द मून क्या होती है? जी ऑन द अर्थ अपॉन 6 होती है, तो रेंज ऑन द मून इज इक्वल टू 6r हो जाएगी। ठीक है, बैरल में फार्मूले से भी कर दे। ऑन द मून क्या है? जब जी ऑन द मून इज इक्वल टू जी ऑन द अर्थ अपॉन 6 है, थीटा इज इक्वल टू सेम है, v1 इज इक्वल टू सेम है। ठीक है, तो रेंज अर्थ v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा दोनों को सेम रखे, g ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर सेम रख ले क्योंकि सेम चीजें हैं, अपन g ऑन द मून कैंसल, रेंज ऑन द अर्थ अपन रेंज ऑन द मून इज इक्वल टू g ऑन द मून अपन g ऑन द अर्थ, g ऑन अपन 6, ये हो जाएगा g कैंसल, ये हो जाएगा 1/6। तो रेंज ऑन द मून इज इक्वल टू 6 टाइम्स रेंज ऑन द अर्थ। आपका आंसर आ गया। फार्मूले से भी कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच, ग्रेटेस्ट क्या कहा गया? ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज h, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी 2h। डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कैसे? इसमें कहा गया एक बंदा ज्यादा से ज्यादा हाइट दे सकता है h किसी बाल को, तो वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजेंटल कितना दे पाएगा? अब एक ही बंदे की बात कही गई। फॉर एग्जांपल मेरे बारे में मैं कहूं कि मैं किसी चीज को अपनी पूरी फोर्स के साथ थ्रो करूं और वो हाइट h पे चली जाए, अगर मैं उसी फोर्स के साथ किसी चीज को थ्रो करूं और वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे ज्यादा किस में जाएगा, तो यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। सपोज करें हम इसको यहाँ से थ्रो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है v, ये किस पे चला जाता है? ये मैक्सिमम हाइट जो vf हो जाएगी 0, मैक्सिमम हाइट ये h तय करता है। कितनी हाइट तय करता है? मैक्सिमम हाइट h तय करता है। अगर उसी वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जाता है तो फिर ये रेंज कितनी तय करेगा? देखिए अब इसमें कहा गया है कि अगर इसी को इस तरह से थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? रेंज मैक्सिमम कितने आपको पता है? रेंज मैक्सिमम की थीटा तो 45 आ गई, मैक्सिमम कहा गया, बात ही खत्म। ठीक है, कि द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मकसद है रेंज मैक्सिमम। ठीक है,
रेंज मैक्सिमम मींस 45 के ऊपर आएगी। अब आप क्या करें इसकी फाइंड जो है वो क्या करें इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड करें कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल देखिए इस कंडीशन के अंदर भी v है और इस कंडीशन के अंदर भी v है, दोनों कंडीशन के अंदर वेलोसिटी सेम है। तो इस हाइट के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए आप करें, इसके लिए हो जाएगी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2g इज माइनस 2g h या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब रेंज देखें, रेंज मैक्सिमम का फार्मूला होता है v नॉट स्क्वायर अपॉन g, v नॉट स्क्वायर का 2gh अपॉन जी में कैंसल, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट। कि जो बंदा फॉर एग्जांपल मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ 100 मीटर किसी चीज को थ्रो कर सकता हूं, तो अगर मैं हॉरिजेंटल उसी चीज को थ्रो करूंगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ 45 पे, तो 200 मीटर में दूर उसको थ्रो कर सकता। A ball is projected with kinetic energy E at an angle of 45 degree to the horizontal at highest point during its flight, its kinetic energy is concept based है, next page पे होगा फटाफट। देखिए इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया a ball is projected with kinetic energy E at an angle of 45 to the horizontal at the highest point during its flight the kinetic energy will be। highest point पे kinetic energy कितनी होगी बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए इनिशियल पॉइंट पे बेटा जब ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है, तो ये इस तरह से जब जाता है प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होती है, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक v नॉट x होता है और दूसरा क्या होता है v नॉट y होता है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बराबर हो जाती है v नॉट x के बराबर, सिर्फ v नॉट x होता है, इनिशियल वेलोसिटी का ये होता है। ठीक है, अब आप करें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, और इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसके होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक v नॉट एक्स स्क्वायर प्लस होता है v नॉट वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि एट 45 डिग्री, ठीक है, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रेडिकल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी वाई और वी एक्स इक्वल हो गए, तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रेडिकल टू वी नॉट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल टू ऑफ वी नॉट एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट पे ये होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे क्या होगी, हाफ m, ठीक है, और वी स्क्वायर हो जाएगा 2 वी नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 चला जाएगा 2 में, तो इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो m वी नॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इक्वेशन हो गई आपकी ए। इनिशियल पॉइंट पे अगर 45 है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। अब आ जाए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ m हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन
बी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी हो जाती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे वी वाई होती है 0, तो यहाँ पे आप करोगे वी एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल वी एक्स स्क्वायर, तो फाइनल हो जाती है वी एक्स के बराबर, यहाँ पे इसको कर दे फाइनल। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, मैंने यहाँ पे आपको समझाया ताकि आप पूछोगे कहाँ से आए। अब आप दोनों को करें कंपेयर कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मैं उस साइड पे करता हूँ। अब इक्वेशंस को दोनों को आप करें डिवाइड, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m v नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी हाफ नहीं इसके अंदर, हाफ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा एम बी, क्योंकि ये है आपके पास इनिशियल, वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 m बी नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, m जाएगा m के अंदर, वी एक्स जाएगा वी एक्स के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1 डिवाइडेड बाय 1/1/2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपन 2। ठीक है, तो इस तरह से, नहीं मैंने उल्टा किया है कहीं पे। ठीक है, ई अपन जो है वो मैंने उल्टा किया है बेटा, मैंने वहां पे लिखा उल्टा है, एक मिनट, मैंने ये जो है वो लिखा इक्वेशन के अंदर उल्टा है, मैं इसको वापस कर देता हूं। मैंने देखे क्या गलती की है, ऊपर फाइनल लिखा है नीचे इनिशियल लिखा है, और यहाँ पे पहले इनिशियल लिखा है और डिवाइडेड बाय फाइनल किया है। ठीक है, इसको जो है वो करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर दे करेक्ट। कैसे आप करेक्ट करोगे, इसको कर दे, इनिशियल को यहाँ पे हटा दे, फाइनल को यहाँ से हटा दे, अब हो जाएगा आपका सही। ये हो जाएगा इनिशियल अपन हो जाएगा आपका फाइनल, तो ये हो जाएगा इनिशियल अपन फाइनल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियल की रखी है। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन हाफ, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को ई से जाहिर किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी इज इक्वल टू ई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये इनको मसला है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर, वो काइंडली क्लास अटेंड कर लिया करें। इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम करके भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, और हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक का प्रॉब्लम बोर्ड में करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 1500 स्टूडेंट के अगर 1500 क्वेश्चन मैं करूंगा, एक एक भी करूँ, तो कम से कम 6 महीने चाहिए। इसलिए इन प्रॉब्लम्स के अंदर सब प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है। जाहिर सी बात है, अब एक किस्म के हजारों प्रॉब्लम होते हैं, वो तो सब तो करने पॉसिबल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझोगे, प्रॉब्लम तो आपने ही सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं होते, मैं करता रहूंगा तो मुझे फायदा होता रहेगा, आपको क्या फायदा होगा। मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी तो होगी नहीं, इसलिए करने आपने खुद